Hello everyone, I am Soman Ban. Here we'll be discussing about induction heat treatment process. First, we recapitulate heat treatment process and case hardening heat treatment process. तो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस क्या होता है इसको पहले हम लोग देख लेते हैं. हीट ट्रीटमेंट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टूल बाय व्हिच वी कैन अल्टर द प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील इजीली. तो किसी भी स्टील के प्रॉपर्टीज को हम लोग चेंज कर सकते हैं हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के द्वारा. The same steel can have a very wide range of mechanical properties, tensile strength, hardness, ductility, grip, stiffness, its. मतलब किसी भी स्टील का प्रॉपर्टीज जब किसी टेंसाइल स्ट्रेंथ यदि उसका इंक्रीज करना है या टेंसाइल स्ट्रेंथ को उसको कम करना है, हार्डनेस को इंक्रीज करना है, हार्डनेस को कम करना है, डक्टिलिटी को बढ़ाना है या डक्टिलिटी को कम करना है, ये सब सारा जो है हम हीट ट्रीटमेंट के द्वारा कर सकते हैं. इफ सब्जेक्टेड टू डिफरेंट हीट ट्रीटमेंट. Heat treatment is a sequence of heating and cooling designed to get the desired properties in the steel. तो हीट ट्रीटमेंट क्या होता है? हीटिंग होता है किसी भी स्टील का हीट ट्रीटमेंट करना है तो उसको हीट करेंगे उसके बाद कूल करेंगे कुछ पार्टिकुलर रेट से. The changes in the properties of a steel after heat treatment are due to the phase transformation and structural changes that occur during the heat treatment. अब हीट ट्रीटमेंट में होता क्या है इसको हम लोग देखते हैं. ये एक स्टील का टुकड़ा, ये स्टील है. नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर ये स्टील का माइक्रो स्ट्रक्चर जो होगा, माइक्रो स्ट्रक्चर ऑफ स्टील नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर फेराइट होगा प्लस परलाइट होगा प्लस कार्बाइड होगा. जब इसको हम 727 डिग्री सेंटीग्रेड पर तक हीट करते हैं, इसका टेम्परेचर नॉर्मल रूम से 727 तक लेके जाते हैं, मतलब इसमें हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें हीट दे रहे हैं, इसका टेम्परेचर जो 727 तक पहुंच जाता है. तो ये पर लाइट जो है अस्टनाइट में चेंज हो जाएगा, अस्टनाइट में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा. इसका हीट और 727 से और प्लस होता है और बढ़ाते हैं तो फेराइट प्लस कार्बाइड ये दोनों जो है अस्टनाइट में चेंज हो जाएगा. अब यहाँ पर एक चीज गौर करने वाला चीज है, फेराइट प्लस परलाइट प्लस कार्बाइड नॉर्मल टेम्परेचर पर स्टील का माइक्रो स्ट्रक्चर था. ये स्टील है या स्टील का अंदर माइक्रो स्ट्रक्चर है. तो फेराइट प्लस परलाइट प्लस कार्बाइड ये सॉलिड फेज हो गया और ये अस्टनाइट में जो चेंज हो गया, जैसे ही इसका हीट हम इंक्रीज किए 727 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर आया तो परलाइट जो है अस्टनाइट में चेंज हो गया और इस 727 से ऊपर गया तो फेराइट प्लस कार्बाइड भी अस्टनाइट में चेंज हो गया. तो अस्टनाइट जो है लिक्विड फेज हो गया स्टील का. उसके बाद हम लोग 727 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर जो है AC1 लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर कहलाता है और इसके ऊपर जो हम लोग हीट करते हैं वो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर कहलाता है AC3. इस तरह जब 800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पहुंच जाता है, इस टेम्परेचर पर हाफ एन आवर हम लोग होल्ड करते हैं. अब होल्ड करने का पर्पस क्या है? ये होल्ड जो करते हैं इसको सोकिंग पीरियड कहते हैं. ये स्टील का टेम्परेचर 800 जब पहुंच जाता है तो हाफ एन आवर उस पर होल्ड करते हैं ताकि ये स्टील जो है, स्टील का पूरा पार्टिकल मतलब ये जो इसका जितना भी लंबाई चौड़ाई और लेंथ विड्थ एंड हाइट है ये पूरा में अस्टनाइजेशन हो जाए, मतलब पूरा इसका फेज जो है फेराइट प्लस परलाइट प्लस कार्बाइड अस्टनाइज में चेंज हो जाए, होमोजेनियस अस्टनाइजेशन हो जाए. उसके बाद इसको हम लोग कूलिंग करेंगे. हीट कर लिए, ऑस्टनाइज में चेंज हो गया, सोकिंग पीरियड भी कंप्लीट हो गया, इसके बाद कूलिंग करेंगे. तो कूलिंग करने का दो तरीका होगा, एक फास्ट कूलिंग होगा, एक स्लो कूलिंग होगा. तो स्लो कूलिंग में क्या होता है,
सोलो कूलिंग कहाँ पर हम अचीव करेंगे? तो एक पर्टिकुलर हम लोग कुछ अरेंजमेंट बनाएंगे। एक फर्नेस में सोलो कूलिंग कर सकते हैं। तो सोलो कूलिंग करने के लिए हमको कुछ अरेंजमेंट बनाना पड़ेगा, नहीं तो एयर में भी सोलो कूलिंग हो सकता है, हवा में। अब फास्ट कूलिंग कैसे होगा? हीट हुआ, उसको पानी के अंदर डाल दिए, वाटर, फास्ट कूलिंग हो जाएगा। अब सोलो कूलिंग और फास्ट कूलिंग में क्या होता है? सोलो कूलिंग सोलो कूलिंग में जो, अब अष्टाइट फेज है, अब यहाँ पर देखते हैं सोलो कूलिंग में। पहले फेराइट था, परलाइट था, प्लस कार्बाइड हो गया। इसको 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किए, ये अष्टनाइट में चेंज हो गया, अष्टनाइट। अब इसको कूलिंग कर रहे हैं, सोलो कूलिंग कर रहे हैं। सोलो कूलिंग पर भी फेराइट प्लस परलाइट गेन होगा इसका माइक्रोस्ट्रक्चर। अभी फेराइट प्लस परलाइट प्लस कार्बाइड है, इसको 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किए, ये अष्टनाइट में चेंज हो गया। अब इसको फास्ट कूलिंग कर रहे हैं, तो इसका माइक्रोस्ट्रक्चर जो है बेनाइट प्लस मार्टेनसाइट। तो इसका जो नेचर जो होता है, नेचर ऑफ माइक्रोस्ट्रक्चर, माइक्रो फेराइट जो है सॉफ्ट होता है, परलाइट जो है सॉफ्ट होता है, कार्बाइड सॉफ्ट होता है, मार्टेनसाइट हार्ड होता है। तो यदि ये स्टील का टुकड़ा है, ये स्टार्टिंग में सॉफ्ट है, यदि इसको हार्ड हम को करना है, हार्ड इसका प्रॉपर्टी लाना है, तो इसका सारा फेज को मार्टेनसाइट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हार्ड लाना मार्टेनसाइट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब क्या हुआ? इसको हीट किए 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर, उसके बाद इसको फास्ट कूलिंग करेंगे। फास्ट कूलिंग करेंगे मतलब इसको पानी में डाल देंगे। जैसे ही इसको फास्ट कूलिंग करेंगे, ये मार्टेनसाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस ही, मतलब हीटिंग और कूलिंग करके जो स्ट्रक्चर मेरे को चाहिए, वो स्ट्रक्चर प्राप्त करना ही हीट ट्रीटमेंट कहलाता है। अब एक केस और लेते हैं, एक स्टील का बार लेते हैं, इसका थिकनेस 20 mm का है। अब यहाँ पर मुझे ये 4 mm थिकनेस है ऊपर का सरफेस का, इस सरफेस को केस कहते हैं, बाकी जो अंदर वाला पोर्शन है इसको कोर कहते हैं। तो 4 mm का जो हार्डनेस है 80 HRC चाहिए, और कोर का हार्डनेस यहाँ से यहाँ तक मेरे को 40 HRC है, 40 HRC यहाँ पर चाहिए, और इसको 80 HRC चाहिए हार्डनेस। मतलब एक ही स्टील का वार में दो हार्डनेस चाहिए, यहाँ पर सरफेस पर 80 और यहाँ पर 40, कोर में 40 अंदर में। तो ये जो हीट गेन प्राप्त होगा, तो इस प्रोसेस को हम लोग केस हार्डनिंग हीट ट्रीटमेंट बोलते हैं, केस हार्डनिंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। इस तरह का प्रॉपर्टी जो है कैसे अचीव करेंगे? ये 40 mm थिकनेस, 20 mm थिकनेस का स्टील बार है, और इसका स्टार्टिंग का 4 mm डाया में 80 HRC चाहिए। तो इसको दो तरीका से प्राप्त कर सकते हैं, या तो स्टील का बार का ऊपर का जो सरफेस है, इसका कंपोजिशन ही चेंज कर दे, कंपोजिशन ही चेंज कर दे, मतलब यहाँ पर कार्बन कंटेंट को बढ़ा दे, कार्बन कंटेंट को ही बढ़ा दे। तो कार्बन का नेचर क्या होता है? हार्ड होता है, तो कार्बन कंपोजिशन को ही यहाँ पर ऐड कर देते हैं। तो एक तरीका ये हुआ, और एक तरीका ये है कि इसको स्टील के बार को हम ऐसा हीट करें, ये स्टील के बार को ऐसा हीट करें ताकि ये 4 mm थिकनेस तक कुछ तुरंत हीट हो जाए, ये अष्टनाइट फेज में चेंज हो जाए तुरंत। बाकी इधर जो है हीट का ट्रांसफर हो ही नहीं, हीट का ट्रांसफर थोड़ा बहुत हो, मतलब वो अष्टनाइट फेज तक पहुंचे ही नहीं। तो ये जो तरीका है, तो इसको हम लोग केस हार्डनिंग प्रोसेस बोलते हैं। और यहाँ पर जो हीटिंग करके जो इस तरह का माइक्रोस्ट्रक्चर जो प्राप्त कर रहे हैं स्टनाइज, और इधर नीचे कुछ और फेराइट प्लस परलाइट, तो इसको सरफेस हार्डनिंग बोलते हैं। तो इस सरफेस हार्डनिंग प्राप्त करने का भी दो तरीका था। एक लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे फ्लेम हार्डनिंग,
फ्लेम हार्डनिंग प्रोसेस के द्वारा हम लोग हीट कर रहे थे, और इसका ऊपरला सरफेस में हम लोग ऑस्टनाइजेशन फेज को प्राप्त कर रहे थे फ्लेम हीटिंग के द्वारा। दूसरा इंडक्शन हार्डनिंग। तो आज हम लोग इंडक्शन हार्डनिंग प्रोसेस को देखेंगे। फ्लेम इंडक्शन हार्डनिंग में क्या देखेंगे कि एक स्टील का बार ये है, इसका एज्यूम कर रहे हैं इसका डाया जो है 20 mm है। तो इसका स्टार्टिंग का 4 mm थिकनेस का इसका स्टार्टिंग का 4 mm थिकनेस का ये जो 4 mm थिकनेस है, इसका ऑस्टनाइजेशन फेज में हम लोग इंडक्शन प्रोसेस के द्वारा करेंगे। कॉइल बांधेंगे, इसमें करंट को फ्लो करेंगे, उसके बाद हीट इसका डेवलप होगा। तो इसके पहले हम लोग फ्लेम हार्डनिंग को पढ़ लिए थे, स्टडी कर लिए थे। आज हम लोग इंडक्शन प्रोसेस को देखेंगे। तो इंडक्शन हार्डनिंग जो है सरफेस हार्डनिंग का एक प्रोसेस है। सरफेस हार्डनिंग और केस हार्डनिंग मतलब सब एक ही है, सबका नाम अलग दे दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग इंडक्शन हार्डनिंग को देखते हैं। तो ये फोटो में जो दिखाया गया है एक सब कॉइल है। अब एक कॉइल के अंदर वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर इसको हीट किया जा रहा है। ये सब हम लोग कंस्ट्रक्शन साइट पर ये सब कॉइल का यूज करते हैं। बाकी इंडस्ट्री में जहाँ पर बड़ा बड़ा मटेरियल का हम लोग को इंडक्शन हार्डनिंग करने का रहेगा, तो वहाँ पर कुछ अलग अरेंजमेंट रहेगा। ये छोटा छोटा हम लोग कंस्ट्रक्शन साइट पर यूज करते हैं। इंडक्शन हार्डनिंग का एक अलग मशीन भी रहता है, सारा अरेंजमेंट रहता है। कुछ ऐसा हम लोग छोटा छोटा जब साइट पर जहाँ पर रिक्वायरमेंट रहता है, इस तरह का अरेंजमेंट बनाते हैं। तो इंडक्शन हार्डनिंग इज ए surface heat treatment process that uses a high frequency alternating current passed through a specially shaped coil to rapidly hit the surface of a component। तो इंडक्शन हार्डनिंग, जहाँ पर इंडक्शन हार्डनिंग किया जाता है, वहाँ पर इस तरह कॉइल को मतलब गोल गोल कॉइल के रूप में लपेटा जाता है और उसमें एसी करंट को फ्लो किया जाता है। The distribution of induced current in the part to be heated is maximum on the surface and decrease rapidly towards the center of the part। तो मैक्सिमम जो करंट जो है इसका सरफेस पर डेवलप होता है और स्लो स्लो उसका सेंटर की ओर जाता है। इंडक्शन हीटिंग रिजल्ट्स इन immediate heating and production of high temperature at the surface। Heat is later transferred towards the center only by conduction। Heat is later transferred towards the center only by conduction। तो यहाँ पर ये जो लिख रहा है कि ये कॉइल मेरा है, ये मेरा स्टील का बार है। तो यहाँ पर जो हीट जो डेवलप होगा इंडक्शन हीटिंग के प्रोसेस के द्वारा, यहाँ पर हाई होगा। इसमें कॉइल ऐसे लपेट दिए तो इसका सरफेस में हाई होगा। बाकी जो नीचे का जो सरफेस है ये ऐसा है। बाकी जो नीचे है जो हीट का ट्रांसफर होगा कंडक्शन प्रोसेस के द्वारा होगा। थोड़ा थोड़ा होगा लेकिन कंडक्शन प्रोसेस के द्वारा होगा। ठीक है। इंडक्शन हीटिंग रिजल्ट्स इन इमीडिएट हीटिंग and production of high temperature at the surface। Heat is later transferred towards the center only by conduction। ठीक है। Therefore this method of heating produces a steep temperature gradient from the surface towards the center। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये स्टील का बार है, तो सरफेस पर मेरा हाई टेम्परेचर डेवलप हो गया। बाकी कोर के तरफ जो है कंडक्शन प्रोसेस के थ्रू वो तो हीट का ट्रांसफर तो होगा ही कंडक्शन प्रोसेस के थ्रू, लेकिन थोड़ा थोड़ा होगा। अब ऐसा नहीं कि जो सरफेस पर है 800 डिग्री आ गया और बाकी भी नीचे 800 आ जाएगा, ऐसा नहीं है। नीचे कुछ डेप्थ तक 400 आएगा, 500 आएगा, 700 आएगा। बाकी और जितना जितना नीचे जाएंगे इसका डाया जितना ज़्यादा होगा उतना टेम्परेचर मेरा कम होगा। और फिर अल्टीमेटली जो एक ऐसा थिकनेस आएगा जहाँ पर वो रूम टेम्परेचर पर जो टेम्परेचर था वही रह जाएगा। उन्हें फेराइट और परलाइट दोनों माइक्रो स्ट्रक्चर ही रहेगा। तो depth of hardening in induction heating method will be depend upon the temperature gradient produced during heating। After the induction heating the parts are hardened by quenching। तो जब हीटिंग इसमें जब हो जाता है, माइक्रो स्ट्रक्चर जब ऑस्टनाइट आ गया जहाँ पर जो सरफेस पर आना था, उसके बाद इसको हम लोग कूलिंग करते हैं। अब कूलिंग करने के प्रोसेस को यहाँ पर क्विंचिंग कहा जाता है। वेरियस क्विंचिंग मीडियम सच एज ब्राइन, वाटर, ऑयल, एयर etc कैन बी यूज्ड डिपेंडिंग अपॉन द कंपोजिशन ऑफ स्टील। अब कैसा मेरे को माइक्रो स्ट्रक्चर चाहिए, डिमार्टेनसाइट चाहिए तो फास्ट कूलिंग करेंगे तो उसको वाटर में
क्विंचिंग करेंगे, कूलिंग करेंगे। यदि मेरे को सॉफ्ट नेचर चाहिए सरफेस पर हार्डनिंग, फेराइट और परलाइट चाहिए तो उसको हम स्लो कूलिंग करेंगे। तो स्लो कूलिंग के लिए हम एक स्पेशल फर्नेस भी बना सकते हैं, उसके अंदर रख देंगे, नहीं तो एयर में भी डाल देंगे। अब कैसा माइक्रो स्ट्रक्चर चाहिए उसके ऊपर डिपेंड करता है, कितना डक्टिलिटी चाहिए, कितना क्रीप स्ट्रेंथ चाहिए, कितना टेंसाइल स्ट्रेंथ चाहिए, वो सारा हम लोग कंट्रोल करेंगे। तो सारा चीज़ के लिए ये सब कंट्रोल करने के लिए पूरा सिस्टम रहता है। तो ये जो फोटो जो हम लोग देख रहे हैं, तो इसमें देखते हैं ये स्टील का बार है। इसको हम लोग इंडक्शन हीटिंग से हीट किए, तो इसका सरफेस पर जो है एज्यूम करते हैं 20 mm इसका डाया है, तो 4 mm डाया तक यहाँ पर हीटिंग स्टार्ट हो गया, मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ पर ऑस्टेनाइट आ गया, कूलिंग हो गया। तो इसका हीटिंग किए जो सरफेस पर यहाँ तक हीट हुआ, ठीक है, कुछ ऐसा हीटिंग हुआ। तो इस 4 mm थिकनेस में ऐसा एजम्पशन करते हैं कि 3.5 mm थिकनेस तक, तो इसमें भी टेम्परेचर क्या है कि ऑलमोस्ट सारा सरफेस में टेम्परेचर अपर क्रिटिकल टेम्परेचर तक पहुंच जाएगा, 912 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक। बाकी कहीं कहीं पर इसका सरफेस में कुछ टेम्परेचर कम भी रहेगा अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से, इसलिए यहाँ पर कुछ स्लोप दिखाया गया। बाकी यहाँ पर कंडक्शन प्रोसेस के थ्रू यहाँ पर क्या है, थोड़ा थोड़ा हीट का ट्रांसफर हो रहा है। तो कंडक्शन प्रोसेस के थ्रू हीट का ट्रांसफर कुछ डाया तक ही होगा। तो ये एज्यूम करते हैं पहला 4 mm था, ये फिर 5 mm तक कुछ कंडक्शन प्रोसेस के थ्रू हीट का ट्रांसफर हो रहा है। तो ये स्टार्टिंग का 4 mm को शो कर रहा है, फिर उसके बाद ये 5 mm को शो कर रहा है, फिर इसके बाद ये 11 mm हो जाएगा। टोटल हम यहाँ पर एज्यूम कर रहे हैं 20 mm थिकनेस का, 20 mm डाया का यहाँ पर हम लोग स्टील बार को ले रहे हैं। तो उसके रेफरेंस में इस डायग्राम को बना रहे हैं। तो 11 mm में इस तरह हीट का ट्रांसफ़र होगा, मतलब थोड़ा बहुत इसमें भी होगा, लेकिन बाकी ये जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर रहेगा कुछ ऐसा रहेगा स्ट्रक्चर। ये वाला ये जो जोन है ये हीट ट्रांसफ़र का जोन है, इसमें भी थोड़ा हीट का इफेक्ट है, लेकिन थोड़ा बहुत हीट का इफेक्ट होने से फेराइट और परलाइट में कुछ चेंज नहीं होगा। परलाइट को ऑस्टेनाइट में चेंज होने के लिए 727 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, फेराइट को ऑस्टेनाइट में चेंज होने के लिए 727 से ऊपर ले जाना पड़ेगा, तो फेराइट और ऑस्टेनाइट में चेंज होगा। तो इस तरह टेम्परेचर का इफेक्ट इस स्टील बार में कैसे हो रहा है इसको हम लोग यहाँ पर देखें। तो ये डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस था, इस इधर जो है डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस, ठीक है। ये पहला 4 mm, दूसरा 5 mm, उसके बाद 11 mm। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट एंड कॉरस्पॉन्डिंग माइक्रोस्ट्रक्चर अलोंग द क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टील। अभी ये दूसरा फोटो जो है डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस। अब ऐसा देखते हैं, ऐसा इस सरफेस है, टॉप सरफेस, स्टार्टिंग इसका डाया एज्यूम करते हैं 20 mm है, स्टार्टिंग का 4 mm है, ये फिर 5 mm है, ये बचा हुआ 11 mm है। तो ये जो 5 mm है इसमें भी कुछ कंडक्शन प्रोसेस के थ्रू इसमें हीट का ट्रांसफ़र होगा। ये पहला जो है इसमें फुल ऑस्टेनाइट में फिर चेंज हो जाएगा। तो ये पहला 4 mm को दिखा रहा है विथ दिस स्टील बार, दूसरा 5 mm को दिखा रहा है, फिर ये अगला 11 mm को दिखा रहा है। तो पहला जो 4 mm में फुल ऑस्टेनाइट में चेंज हो गया, तो जब ये कूलिंग के टाइम दिखा रहा है, वो हीटिंग यहाँ पर था, हीटिंग कर रहे थे, इस फोटो में हीटिंग हो रहा है, और इस फोटो में हीटिंग करने के बाद कूलिंग हो रहा है। तो हीटिंग के बाद जब कूलिंग करेंगे तो मार्टेनसाइट गेन हो जाएगा पहला जो 4 mm में, और कुछ ऑस्टेनाइट में रह जाएगा हल्का फुल्का, तो ये रिटर्न ऑस्टेनाइट हो गया। और अगला जो 5 mm जो थिकनेस है उसमें मार्टेनसाइट ऑस्टेनाइट, जो इसमें थोड़ा बहुत मार्टेनसाइट ऑस्टेनाइट कन्वर्ट हुआ था, तो ये मार्टेनसाइट में कन्वर्ट हो गया, और जो परलाइट और फेराइट में रहेगा। क्योंकि ये जो यहाँ पर ऐसा स्टील का बार देखते हैं, ये पहला 4 mm में तो ऑस्टेनाइट पूरा ऑस्टेनाइट में चेंज हो गया, बाकी इधर हीट का कंडक्शन होता है, तो इसमें परलाइट कुछ टेम्परेचर मतलब 727 पर हो गया, तो कुछ परलाइट जो है ऑस्टेनाइट में चेंज हो जाएगा, बाकी परलाइट और फेराइट एजिट रह जाएगा। तो यहाँ पर देखा रहा है जो ऑस्टेनाइट में चेंज हो गया अगला 5 mm में, वो मार्टेनसाइट में कन्वर्ट हो जाएगा कूलिंग के बाद, क्योंकि यहाँ पर फास्ट कूलिंग यहाँ पर दिखा रहा है। ये जो फोटो जो बना है, फिगर बना है, ये फास्ट कूलिंग के साथ ये फोटो हम लोग फिगर बनाए। तो जो ऑस्टेनाइट में चेंज हुआ था वो मार्टेनसाइट में चेंज हो गया, बाकी एजिट परलाइट और फेराइट रह जाएगा। और इसमें जो है टेम्परेचर का काफ़ी कम इफेक्ट है, तो परलाइट और फेराइट एजिट रह जाएगा। तो इस तरह दो फोटो में हम लोग देखें कि केस हार्डनिंग प्रोसेस में हीटिंग के दौरान क्या क्या होता है,
एंड जब हीट करने के बाद जो फेज मेरा ट्रांसफ़र हो गया उस नाइट में, उसके बाद जब हम लोग कूलिंग करते हैं तो माइक्रोस्ट्रक्चर कैसा बनता है उस स्टील बार में ड्यूरिंग सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस। तो ये फोटो क्या फिगर क्या दिखा रहा है, हार्डनेस डिस्ट्रीब्यूशन एंड करस्पॉन्डिंग जोन अलोंग द क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टील ऑब्टेन आफ्टर क्विंचिंग। क्विंचिंग मतलब कूलिंग। तो इस तरह हम लोग यहाँ पर देखिए हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस क्या होता है, केस हार्डनिंग प्रोसेस क्या होता है, सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस क्या होता है एंड इंडक्शन हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस क्या होता है। थैंक यू।